जोहार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, लातेहार की खूबसूरत वादियों में आप लोग का पुनः स्वागत है एक नई वीडियो के साथ में। तो फ्रेंड्स, आपका आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप लोग थोड़ा सब्र करें और वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड में मैं एक खूबसूरत आप लोग को शादी गीत सुनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मेरा एक ऑडियंस है, वो बोलते हैं कि दामगनी बोलिए। तो दामगनी क्या होता है फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता। मैं कभी देखी नहीं हूँ और मैं सुनी भी नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता दामगनी क्या होता है। लेकिन ना एक रिवाज था पहले, और वो शादी के समय होता था वो रिवाज। फ्रेंड्स, वो रिवाज ना अब छूट गया है। मैं कभी नहीं देख रही हूँ कि वो रिवाज अब हो रहा है, लेकिन एक रिवाज था और वो बड़ा फनी था। तो क्या करते थे ना, जैसे पंच लोग बैठते हैं दोनों साइड के, लड़का पक्ष के लड़की पक्ष के, दोनों साइड के पंच लोग बैठते हैं और तीन तीन पंच बैठते हैं। तो उसमें उसको डली डिब्बा काउंट करना, गिनना बोलते हैं। तो इसमें सौदाबाजी होता है, लड़की का कीमत तय होता है। तो ये बड़ा फनी वे में करते हैं, ये दोनों साइड के पंच लोग करते हैं। और उनका क्या है ना कि दोनों साइड के पंच लोग अगर सौदा तय कर रहे हैं तो ये रिश्ता, ये शादी पक्का होगा। मतलब इसे कोई तोड़ नहीं सकता है। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि जैसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य ना अलग करे। तो हमारे गांव में हमारे पंच लोग को पंच परमेश्वर बोला जाता है। तो पंच लोग और जो चीज तय कर दिए हैं वो फाइनल निर्णय होता है। और आजकल तो बोला जा रहा है कि पंचायती राज में मतलब कोर्ट से भी ज्यादा पावरफुल होना चाहिए वो पंचायत में जो निर्णय होता है। तो दोनों साइड के पंच लोग बैठते हैं और वो लोग डायलॉग बाजी करते हैं। पहले एक दूसरे का परिचय लेते हैं, गांव अता पता बताते हैं, फिर गोत्र बताते हैं। फ्रेंड्स, जब गोत्र बताते हैं ना, वो लोग एकदम बुझावल बनाते हैं कि टाइटल अपना जो कुजूर है तो बोलेंगे ना कि मैं डाली पर रहता हूँ और डाली को मैं पकड़े रहता हूँ, इस टाइप का। और जो खाखा टाइटल रहता है वो लोग बोलेंगे मैं आसमान में उड़ता हूँ। तो इस तरह से बड़ा उन लोग तरह तरह के बुझावल बोलते हैं। और अगला पार्टी को, समधी को बुझावल का मीनिंग बताना पड़ता है, टाइटल का क्या मीनिंग है जो बताना पड़ता है। और लोग एक दूसरे को तेल लगाते हैं और रिश्ता मजबूत करते हैं। लड़के का लड़की का जो शादी का रिश्ता है उसको मजबूत बनाते हैं। और ये वो लोग दिखाते हैं कि तुम लोग का जो रिश्ता हो रहा है ना, उसमें हम लोग भी शामिल हैं और तुम लोग में हम लोग दुख सुख में हम लोग सहयोग करेंगे। इस तरह का शायद मुझे यही समझ में आता है। तो उसमें लोग ना गीत भी गाते हैं, पंच लोग अच्छा अच्छा गीत गाते हैं फ्रेंड्स। तो मैं गाऊंगी वीडियो के लास्ट में गीत। लेकिन एक रिवाज है ना, वो एकदम छूट गया है। तो वो क्या रिवाज था कि ये सब तेल सब लगाने के बाद में पंच लोग मांगेंगे कि कपड़ा लेके आओ, लड़की का कपड़ा। तो जल्दी जल्दी कपड़ा लेके आओ, ऐसे बोलेंगे। गाँव की जो घर की जो महिला होती है ना, वो लड़की का कपड़ा को एक मोटरी में बांध करके पंचों को जिम्मा दे देगी। और पंच लोग मोटरी खोलेंगे ना फ्रेंड्स, बड़ा हंसी आता है। पंच लोग मोटरी खोलेंगे और उसमें लड़की का सारा कपड़ा रहेगा, साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, इनर गारमेंट, ब्रा, पैंटी, सारा कुछ रहेगा। और वो भी पुराना रहेगा। और उसको पंच लोग ना दिखाएंगे और पूछेंगे। तो बताना पड़ता है, भीड़ में जो लोग रहते हैं ना शादी में, तो उनको बताना पड़ता है कि ये क्या कपड़ा है। और बड़ा मजाक, लोग बड़ा फन करते थे। तो फ्रेंड्स, शर्म भी आती थी और हंसी भी बड़ी आती थी। तो फ्रेंड्स, ये पंच लोग ना किस लिए ये रिवाज करते होंगे? मुझे लगता है ना कि कुछ मजाक वजाक हो जाना चाहिए। या और एक चीज है कि शर्मो हया जो है ना वो कम होना चाहिए। क्योंकि पहले के लोग, महिलाएं ना बहुत शर्माती थी, वो पढ़ी लिखी नहीं होती थी और कम उम्र में शादी होती थी, 15 साल, 16 साल, 17 साल में शादी होती थी। तो शर्म एकदम बहुत लोगों को रहता था। तो और हास्य विनोद तो जरूरी है ना फ्रेंड्स आजकल का डेट में। पहले तो मोबाइल कुछ नहीं था, ना रेडियो था, ना टीवी था। तो लोग आपस में एक दूसरे का हंसी मजाक करके
मनोरंजन करते थे, कहानी बताते थे, चुटकुले बताते थे। और मतलब गांव भर में कहीं भी निकलेंगे तो देवर है, भाभी है, तो ऐसा ननद भाभी में, देवर भाभी में मजाकिया रिश्ता होता था। तो इस तरह से लोग अपना मनोरंजन करते थे और अपना जीवन को मतलब टेंशन फ्री रखते थे। तो फ्रेंड्स, आजकल हम लोग बहुत सारा बीमारी सुनते हैं महिलाओं को खासकर, कि सर में दर्द होता है, पैर में सूजन होता है, तो जांच कराए तो क्या निकला, तो थायराइड निकला, तो क्या निकला, बीपी निकला, शुगर निकला। कम उम्र की महिलाएं आजकल बीपी, शुगर, थायराइड से परेशान हो रही हैं। फ्रेंड्स, वो ना इसलिए होता होगा क्योंकि लोग अब घर की चहर दीवारी के अंदर रहना पसंद कर रहे हैं, लोगों को बहुत ज्यादा सुविधाएं हो रही हैं और ऊंचे ऊंचे दीवार बनाते हैं लोग कि लोगों से इंटरेक्शन ना हो। और लोगों से इंटरेक्शन नहीं होगा, बातचीत नहीं होगा, हंसी मजाक नहीं होगा, तो लोगों का जो अंदर अंदर टेंशन होगा वो अंदर घुटते रह जाएंगे। तो मेडिकल साइंस में बोला जाता है ना कि 70% लोग दिमागी तौर पर बीमार होते हैं, और जब बीमार दिमागी तौर पर बीमार होंगे तो वो शरीर में उसका असर दिखाई पड़ता है। इसलिए हमारे जीवन में हास्य विनोद का बड़ा महत्व है। तो हो ना हो, हास्य विनोद के चलते ही ये रिवाज होता होगा, वो पैंटी और बरा दिखाने वाला और पूछने वाला होता होगा। तो हाँ, क्यों ना, हास्य विनोद का तो अपना जगह ही है ही ना। 1 महीने के बाद मैं अपने हस्बैंड से गई मिलने, तो मेरे हस्बैंड के मैं सामने बैठी हूँ और वो देख रहे कपिल शर्मा शो। मुझे दया आई, लेकिन सोची कि चलो कपिल शर्मा शो देखकर ही खुश रहिए। आज का डेट में मोबाइल हो गया है तो लोग हंसी मजाक के लिए कम से कम कपिल शर्मा शो देख लेते हैं और खुश तो रह ले, हंस तो ले, कम से कम सामने वाला हंसे ना हंसे, कम से कम खुद तो हंस लेंगे, कोई बात नहीं। और ना फ्रेंड्स, एक गीत है, जाता रे जाता घुमा रे, धीरे धीरे जाता घुमा रे। तो ये गाना बड़ा मार्मिक गाना है और शादी में ये गीत जरूर गाया जाता है। तो ये गीत पता नहीं क्यों गाया जाता है, जब लड़की विदा होती है तो रोती है, तो उसके लिए तो गीत नहीं होता होगा, क्योंकि अगर लड़की विदा हो रही है, रो रही है, तो लड़का थोड़ी ना उसका आंसू पोंछने जाएगा। भले घर ले जाके बाद में बोलेगा कि मत रो रे, तुमको मैं पोंछने के लिए ले रहा हूँ, पासने के लिए थोड़ी ले रहा हूँ। लेकिन उसमें तो खैर लड़का कुछ नहीं सहानुभूति दिखाता होगा। तो मुझे लगता है ना, जब महिला प्रसव पीड़ा ना, वो सबसे बड़ा पीड़ा होता है। ये दर्द नहीं होता, ये भयंकर पीड़ा होता है। और जो प्रसव वेदना से गुजरी है वही महिला जान सकती है कि प्रसव का दर्द क्या होता है। तो हस्बैंड लोग क्या समझेगा ना, झारखंड के हस्बैंड तो होते हैं ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन। आर्मी का छुट्टी, शादी हुआ और चले गए ड्यूटी करने आर्मी में, और 9 महीने के बाद अगर आएंगे ना तो फिर उनको वाइफ से मुलाकात होगी। वो लोग टाइप करके चले जाएंगे ड्यूटी में, फिर 8-9 महीने के बाद में आएंगे, 9-10 महीने के बाद में आएंगे तो पता चलेगा कि गोद में बच्चा है। उनको तो खुशी होगा ना कि है मेरा बच्चा हो गया, 9 महीने के बाद में मुझे रिजल्ट मिल गया। उसके बीच में एक महिला जो अकेली रहती है घर में, उस पर क्या बीतती होगी उन्हें शायद ही पता रहता होगा। क्योंकि ना फ्रेंड्स, मेरे घर के बगल में एक महिला थी, उनके हस्बैंड आर्मी में थे, तो उनके 6 बच्चे हुए, 3 लड़की हुई, लड़का तो चाहिए, और लड़का का चक्कर में और 3 हो गए। इसका मतलब 6 बच्चे हो गए, 3 लड़की 3 लड़का। तो एक दिन हम लोग बात कर रहे थे उससे, मुझे आदत है महिलाओं से थोड़ा बात करते हूँ उनके दुख और दर्द के बारे में। तो हम लोग बात कर रहे थे यही प्रसव पीड़ा के बारे में, कि जो प्रसव पीड़ा नहीं झेला वो नहीं समझ सकेगा कि प्रसव पीड़ा होता क्या है आखिर। तो जो 6 बच्चों का बाप बना, उसे तो खुद ही पता नहीं था कि प्रसव पीड़ा होती क्या है। तो अपनी वाइफ से पूछता है कि हाँ, डिलीवरी के समय दर्द भी होता है। लो, 6 बच्चों को पैदा की एक माँ, और कितना दर्द सही होगी। वो टाइप करके चला जाता ड्यूटी और 9 महीने के बाद वो रिजल्ट लेने आता। इस दौरान महिला कैसे घर संभाली, कैसे बच्चे को संभाली, उसे कुछ आता पता ही नहीं है। तो ऐसे होते हैं। छत्तीसगढ़ के हस्बैंड कुछ अलग होते हैं, उनका किस्सा भी मैं बताऊंगी एक दिन, अगले वीडियो में देखिएगा। फिलहाल तो ले लीजिए झारखंड के हस्बैंड के बारे में। तो मेरी एक फ्रेंड है, तो उसका नया नया शादी हुआ, तो शादी के 9 महीने में ही उसको डिलीवरी हो गया और लड़का बच्चा हुआ।
खुदा ना खास्ते वो अकेली थी, हम लोग जो स्टाफ लोग थे ना तो उसको मदद किए, सारा कुछ किए, और सास बनकर, ननद बनकर, बहन बनकर हम ही स्टाफ लोग उसको मदद किए। तो खबर मिला हस्बैंड को, तो हस्बैंड आए और पता नहीं क्या हिसाब किताब जोड़ घटाव करके आए। वो बोल रहे हैं कि ये बच्चा मेरा नहीं है, क्योंकि डिलीवरी ना फ्रेंड्स 40 हफ्ते में होता है। कोई भी बच्चा अपनी माँ के पेट में 40 हफ्ते रहता है, उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी होता है, और कभी कभी तो 8.5 महीने में भी हो जाता है, माने कभी कभी 38 हफ्ता में भी हो जाता है डिलीवरी। तो पता नहीं वो क्या हिसाब किताब, कौन सा जोड़ घटाव, क्या LMPDD निकाल करके आया, और वो बोलता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है। तो वो आकर के हमको बता रही है कि दीदी मेरे हस्बैंड तो बोल रहे हैं ना कि ये मेरा बच्चा नहीं है। कमाल है फ्रेंड्स। तो मैं उसको बोली ना, अपने हस्बैंड को जाकर के बोलो, उसको अपने आप में शक है क्या, वो नामर्द है क्या वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। तो फिर गई वो वही बात हस्बैंड को बोली, उसके बाद से हस्बैंड ऐसी बातें वो नहीं बोला। तो इस तरह से होते हैं झारखंड के हस्बैंड। लेबर पेन क्या होता है, डिलीवरी क्या होता है, कुछ भी पता नहीं है। और हमारे क्षेत्र में ना, हमारे भारत देश में जलवायु इतनी गर्म हो गई है कि लड़की मेंसेस के बारे समझ पाती उसके पहले उसको आ जाता है, बला परेशानी आ जाती है। तो हमारे समय में तो कॉन्सेप्ट क्लियर था, क्योंकि मेरी फुआ सिस्टर थी ना, तो वो छुट्टी में जब आती थी तो अगल बगल की लड़कियों को, जो टीनेज लड़कियां हैं, उनको जमा करती थी और सेशन लेती थी। तो इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर था, हमें उतना परेशानी नहीं हुई। लेकिन ना अभी भी उसके बारे लोग बात नहीं करते हैं। तो हर लड़की को गुजरना पड़ता है पीरियड से, और ये दर्दनाक भी होता है, और ये परेशानी लेकर के आता है, और अपने अंदर में एक खूबसूरत एहसास भी लेकर के आता है। चेहरा ग्लो करने लगता है, और मूड स्विंग होता है, शरीर थोड़ा भारी लगता है, और लगता है ना कि कोई थोड़ा पैम्पर करे, मैं किसी से बात कर लूं, अपना दुख तो कम से कम हल्का कर लूं। लेकिन कमाल है फ्रेंड्स, किससे बात करे आदमी। अब हस्बैंड को बोलो तो हस्बैंड बोलेगा ना ये तो नेचुरल है, हर किसी को होता है, तुम्ही को थोड़ी होता है। अब उनको कौन बोलेगा कि उस समय में थोड़ा लड़की को या महिला को थोड़ा पैम्पर ही कर लो, थोड़ा पैम्परिंग का भी जरूरत होता है, क्योंकि इमोशंस पूरा चरम पे होते हैं। और अपनी फ्रेंड्स लोग से क्या बात करेंगे, मतलब शर्मो है या फिर शराफत का चादर ओढ़े हुए लोग रहते हैं। कोई लोग इस विषय पर बात ही नहीं करना चाहता है। मैं एक फ्रेंड को जाकर के बोली कि सुनो ना, पीरियड्स के दौरान तुमको मूड स्विंग होता है कि नहीं? तो बोले कि नहीं कुछ नहीं होता है हमको, तो कुछ नहीं। अब मुझे लगा कि मैं अब नॉर्मल तो नहीं हो गई। तो हमारी शादी नहीं हुई थी। मैं अपनी दीदी के पास जाकर के बोली, दीदी तुम्हारे अंदर कुछ होता है कि नहीं, कुछ फीलिंग्स, कुछ इमोशंस आते हैं कि नहीं? तो दीदी बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं। मैं बोली कुछ भी नहीं आता है, नो फीलिंग्स, कुछ भी नहीं? तो नहीं कुछ नहीं होता है। कमाल है, मुझे लगा कि मैं अब नॉर्मल हूँ क्या, मुझे ही सब कुछ होता है। तो लोग इस विषय पर बात नहीं करेंगे, एकदम शरीफ होना है। और अपनी फ्रेंड लोग से क्या बात करेंगे फ्रेंड्स? हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप के बारे में हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। अगर उनके सामने बात करो ना तो लोग बोलेंगे नहीं मेरे हस्बैंड तो बहुत समझदार है, इतने समझदार है ना कि हम लोग का 2 बेड है, हस्बैंड को उधर बेड है, मेरा इधर बेड है। मैं माथा पकड़ लेती हूँ, भगवान 2-2 3-3 बच्चे हुए कैसे? फिर मतलब बात ही नहीं करना है, एकदम शरीफ बन के रहना है। अगर बच्चे ना होते ना तो उन लोग ये बोलने में नहीं चूकती कि मैं एकदम वर्जिन हूँ। तो ये हालत है हमारे देश में, बात नहीं करना है, चाहे समस्या कितनी बड़ी हो जाए। पीरियड्स को लेकर के लड़की फांसी में चल जाए पर कोई बात नहीं करना है, उसे बात करना शर्म की बात है। तो मुझे लगता है ना कि यही शर्मों और हया को दूर करने के लिए वो शादी के बीच में वो रिवाज होता है जिसमें लड़की के सारे पुराने कपड़े को रख दिया जाता है और उठा करके पूछा जाता है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इतना हंसी ठट्ठा होता है। तो मुझे लगता है कि हमारे पूर्वज लोग थोड़ा समझदार टाइप के थे, तो कोई भी चीज को डायरेक्ट नहीं बोलते थे, बुझावल होता या फिर मान्यता होती, बोलेंगे नहीं ये चीज ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा। माने हर चीज को बुझावल के जैसा बोलते थे। क्या बोलेंगे कि जो जाता होता है ना, जाता में नहीं बैठना,
क्योंकि जाता में बैठेगी ना तो जब तक जाता नहीं टूटेगा तब तक तुम्हारा शादी नहीं होगा, इस टाइप का बोलते थे। और बहुत सारा चीज ऐसे बोलते थे कि उस पर पैर नहीं रखना, उस पर पैर रखने से ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, माने बहुत सारे कहावत थे। क्योंकि उसमें किताब कॉपी तो है नहीं कि आदमी पढ़ करके कुछ समझ लेगा, किसी को बताना पड़ता था। और सीधी बात तो बात नहीं करना है ना, तो घुमा फिरा के बात करना है। तो लोग ऐसे ही कहावत बोलते थे कि ऐसा करने से ऐसा होता है, वैसे करने से वैसे होता है, इसलिए ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारे जमाने में ना एक किताब होती थी, आज का डेट में तो यूट्यूब है, कुछ भी सर्च करो तो आ जाता है, लेकिन हम लोग किताब के भरोसे थे और एक रेडियो के भरोसे। तो रेडियो तो अपने आप में एक शरीफ चीज था, रेडियो में तो और भी कुछ नहीं बोलना है, वो गाना सुनना है, फिल्म और समाचार, बस इतना ही होता था, और पॉडकास्ट होता था, इससे अलावा कुछ भी टीवी में नहीं रहता था। तो हमारे समय में एक सरिता थी किताब, तो मैं सरिता किताब पढ़ लेती थी। उसमें मतलब महिलाओं की समस्या के बारे में कुछ कुछ रहता था, तो हम लोग पढ़ करके कुछ कुछ सीख लेते थे और कुछ कुछ उपन्यास वगैरह पढ़ते थे। उपन्यास पढ़ना भी जुर्म था, उपन्यास भी लोग पढ़ने नहीं देते। तो लड़के लोग ना छिप छिप के उपन्यास पढ़ते थे, लड़की लोग उपन्यास नहीं पढ़ते थे। लड़की लोग थोड़ा शरीफ थी तो सरिता पढ़ के काम चल जाता था। फ्रेंड्स, और एक किताब था सरस सलील। तो सरस सलील किताब में और ऐसा कुछ कुछ रहता था अंदर में, थोड़ा सा रोमांस के बारे में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के बारे में, लड़का लड़की के रिलेशन के बारे में, पीरियड्स के बारे में, ऐसा कुछ कुछ रहता था। तो उसमें भी क्या है ना कि हमारे एक के +2 में टीचर थे, वो पढ़ाते थे पॉलिटिकल साइंस। तो सरस सलील किताब है ना, उसका फ्रंट पेज में पॉलिटिक्स के बारे रहता था, करंट अफेयर के बारे में, कि अभी भारत देश में राजनीति में क्या हो रहा है उसके बारे में दिया हुआ रहता था। तो वो बुजुर्ग थे, शिक्षक, रिटायर होने पर थे, और वो लेकर के आए, हम लोग को वो सुनाना चाहते थे कि इसको तुम लोग पढ़ना जी, ये वाला, इसमें करंट अफेयर रहता है कि राजनीति, भारत का राजनीति में क्या हो रहा है क्या नहीं, ये रहता है। उसके बाद में ना वो क्या बोले कि मैं बस इतना ही पढ़ता हूँ, इसके पीछे वाला नहीं पढ़ता हूँ। इसका मतलब इसके पीछे वाला पढ़ना ना, मतलब पता नहीं वो क्या बोलेंगे, वो शराफत के खिलाफ था होगा, मतलब वो भी अपने आप को शरीफ बता रही थी कि मैं सिर्फ यही वाला पढ़ता हूँ, पीछे वाला नहीं पढ़ता हूँ। तो ये रही बात। और जब हम लोग 10th क्लास में थे ना, तो बायोलॉजी की जो टीचर थी, तो एक चैप्टर था, पता नहीं वो रिप्रोडक्शन था होगा, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में था। तो पता नहीं मिस को पढ़ाने में शर्म आ रही थी कि क्या आ रही थी, तो बोले कि ए जी, चैप्टर को तुम लोग अपने से पढ़ लेना, ऐसा बोल करके वो क्लास से जाने के लिए हो रही थी। तो हमारे क्लास के लड़के लोग ना थोड़ा हिम्मत वाले थे, उन्होंने बोला कि नहीं मैडम, पढ़ा के जाइए। मजबूरी में मैडम को पढ़ाना पड़ा, और वो लाज शर्म रख करके जैसे जैसे पढ़ा करके पूरा कर ली। फिर हिंदी की टीचर थी, तो एक लास्ट चैप्टर था, वो एक ही पैराग्राफ का था, छोटा सा, तो उसमें थोड़ा सांकेतिक था वो कहानी। तो बची खुची संपत्ति, किसी आप लोग को याद होगा अगर पढ़े होंगे तो उसमें यही था कि पाकिस्तान और भारत का जब विभाजन हुआ, तो पाकिस्तान से वो महिला आई और उसका पति टीबी से बीमार था, टीबी से ग्रसित था, तो वो भीख मांग करके वो पैसे जमा कर रही थी। तो कोई बड़ा सेठ होता है ना, उसको ऑफर करता है और बोलता है कि तुम हाथ फैलाओगी तो सिक्के पाओगी, और तुम बाह फैलाओगी तो पाओगी हीरे और जवाहरात। तो वही बोलती है सेठ को कि नहीं साहब, नहीं, ये नहीं हो सकता है, सारी संपत्ति तो हम लोग पाकिस्तान में गंवा आए हैं, और जो बची खुची संपत्ति है उसे हम लोग हिंदुस्तान में गंवाना नहीं चाहते हैं, एक यही हमारे पास संपत्ति है। तो ये इतना ही कहानी था। अब इस कहानी को पढ़ाने में मिस को शर्म आ रही थी, तो वो मिस बोल रही, इस कहानी को तुम लोग अपने से पढ़ना जी, अपने से समझ लेना। फिर लड़कों ने मिस को पकड़ लिया, बोले कि नहीं मिस, आप पढ़ा के जाइए। कम से कम इतना तो हमारे क्लास के लड़के इतने हिम्मत वाले थे, चलो कम से कम शुक्रिया। तो इस तरह का बात होता है। तो सब कुछ नेचुरल है, लेकिन बात नहीं करना है, बोलना नहीं है। तो एक बड़ा मार्मिक है गीत, मुझे लगता है कि वही होगा कि आप बॉर्डर में ड्यूटी करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर आपकी वाइफ घर में रहती है। मेरे घर के बगल में थी तो 6 बच्चे को कैसे संभाली होगी, वो घर का काम भी करती थी, वो बच्चे को खुद संभालती थी, और
एक 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 बेटी के भरोसे छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके वो जंगल जाती थी, लकड़ी भी लेके आती थी, खेत का काम भी करती थी, खजूर काटने भी जाती थी, खजूर काट करके वो चटाई भी बुनती थी, सारा कुछ कैसे मैनेज करती थी। और अब बॉर्डर पर से लौट करके आप पूछते हैं कि तुमको प्रसव में पीड़ा भी होता है क्या? जो इस चीज को नहीं समझेगा वो औरत का बाकी जो समस्या है, जो बाकी भावना है, बाकी फीलिंग्स को क्या समझेगा? वो तो आएगा ना बॉर्डर से, इतना लंबा लंबा खंभा लेकर के आएगा, रम का बोतल को लेके आएगा, वो पार्टी मनाएगा, अपने दोस्त लोग आएंगे, हित लोग आएंगे, मेहमान आएंगे और सारे पिएंगे, खाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। वो महिला का जो दर्द है, तकलीफ है, वो समझेगा कब, बात करेगा कब? तो मुझे लगता है इसलिए ये गीत है ना, जाता रे जाता घुमा रे, जाता धीरे धीरे घुमा रे। तो ये पेश है ये गीत, खूबसूरत सा शादी गीत। जाता रे जाता घुमा रे, जब धीरे धीरे जाता घुमा रे, जब से जाता घुमा रे, जाता रे जाता घुमा रे, धीरे धीरे जाता घुमा रे, से जाता घुमा रे। बैनी रे नन की बैनी, जब धीरे धीरे लोरा ढरा के, जब रसेरा से लोरा ढरा के, बैनी रे नन की बैनी, जब धीरे धीरे लोरा ढरा के, जब रसेरा से लोरा ढरा के, बाबू रे ननकाराया, जब यंगचा से लोरा पोछे, जब पेचुरा से लोरा पोछे, बाबू रे ननकाराया, जब यंगचा से लोरा पोछे, जब पेचुरा से लोरा पोछे। तो ये गीत का मुझे मीनिंग ऐसा समझ में आता है, जाता घूमता है ना, पहले लोग जाता में पीसते थे गेहूं का आटा या मड़ुआ का आटा और मकई सबको दर्रते थे जाता में। तो जाता एक ही साइड घूमती है, ये धीरे धीरे घूमती, और मुझे लगता है कि ये जीवन का पहिया होगा, जीवन का चक्र होगा, वो धीरे धीरे घूमता है, उसमें दुख भी आता है, उसमें सुख भी आता है। जब दुख आता है, लड़की जब प्रसव वेदना में रहती है तो लड़की को उसका समझना चाहिए और वो आंसू पोंछता है अपनी वाइफ का, अपने जीवन संगिनी का। तो अपना अंगोछा से, अपना गमछी से
मतलब अपने जीवन संगिनी का आंसू पोंछता है। तो ऐसा ही खूबसूरत मीनिंग है। तो इसलिए फ्रेंड्स, दुख सुख शेयर करना चाहिए और शेयर करने वाली चीज है, लेकिन हमारे समाज में, हमारे देश में तो कहाँ ये सब होता है ना। तो एक दिन ऐसी ही बात है, मैं काफी परेशान हो रही थी, माथा भारी भारी सा हो रहा है और ड्यूटी भी था घर में, अब अकेली। तो फ्रेंड्स मैं बता नहीं सकती हूँ, अपनी बहन लोग से भी नहीं शेयर कर सकती हूँ। अपने हस्बैंड से बोलो तो बोलेगे नहीं नेचुरल है, तुमको क्या नया थोड़ी है। तो समझेगा दर्द को कौन। एक मूड स्विंग भी होता है, एक शरीर में भी दिक्कत होता है और बहुत सारे काम भी निपटाने होते हैं घर के भी। तो मेरा काफी मूड खराब हो रहा था। तो मैं अपने रूम में आई। अब मैं किसे शेयर करूं, किसे बात कराऊं, किसी से तो बात किया नहीं जा सकता है। तो मैं सोची कि चलो यूट्यूब का सहारा लेते हैं और देखते हैं। एक फिल्म है ना पैडमैन, तो उसे देख करके मुझे लगा था कि चलो कम से कम लड़की के लिए कुछ तो इंसाफ मिला, मतलब उसकी जो भावनाओं का जो है थोड़ा सा तो कदर हुआ। लेकिन वो ना फिल्म काफी लंबा है, तो मैं क्या करूं, मैं यूट्यूब का सहारा ली। तो उसमें मैंने सर्च किया कि गर्ल्स ड्यूरिंग गर्ल्स ड्यूरिंग पीरियड्स। तो एक कॉमेडी वाला फिल्म आया, वो बहुत प्रचलित कॉमेडी है, लोग कॉमेडी बनाते हैं। तो उसमें पूरा जिक्र किया हुआ है कि लड़की के साथ क्या होता है, कैसे फीलिंग्स आती है, कैसे वो बाजार जाती है और कितना शर्मो है का चीज होता है। तो वो कॉमेडी के रूप में दिखाया गया है। तो मुझे लगा ना कि चलो कम से कम इंसाफ तो मिला, और कॉमेडी वीडियो देख करके मुझे अच्छा भी लगा, थोड़ा सा तो रिलैक्स हुआ माइंड। तो वो YouTube ना देखने लायक है, तो कोई भी देख सकता है और उसे समझ सकते हैं आप लोग भी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अपने अगले किस्से कहानी के साथ में। तो तब तक के लिए बाय बाय।